हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक, आज हम मैकेनिक्स में लाए चैप्टर मैकेनिक्स चैप्टर है जो आपका इसका लेक्चर नंबर आपका ये 11 है, यानी पार्ट 11। इसके पहले ऑलरेडी 10 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है आपका अगला। लिखा है पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन जो होता है वो डेल्टा जी, ये फार्मूला लिखा है डेल्टा जी इक्वल टू जी एच बटे आर। अब ध्यान से समझो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है। जो आपका जी है वो आप जानते हो गुरुत्वीय त्वरण, और कितना आप ऊपर गए वो एच हो गया आपका हाइट। ठीक है ना, एच ई आई जी एस टी, ये हो गया हाइट। और आर ई है आपकी पृथ्वी की त्रिज्या। ये क्या दिया गया है? पृथ्वी की त्रिज्या। यानी जब पृथ्वी तल से हम लोग ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। अब यहीं पर आपसे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है और आप उसका जवाब दोगे तुरंत। हमने आपसे कहा पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। फिर हमने आपसे कहा कि पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो आपका तुरंत जवाब आएगा बढ़ता है। ठीक, ज्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा कि ऊपर जाने पर घटता है तो नीचे जाने पर बढ़ता है, बस आपने यही गलती कर दी। हमेशा ध्यान रखो, जरूरी नहीं होता है कि हर एक वस्तु ऊपर जाने पर घटे तो नीचे आने पर बढ़ेगी। ध्यान से समझो, जो आपका जी होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण ऊपर जाने पर भी घटता है और नीचे जाने पर भी घटता है, दोनों स्थितियों में घटता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार आपके एसएससी के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में ये आ चुका है पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हम उसी में वेरी इंपॉर्टेंट बताते हैं जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है, और आप खुद समझ रहे होंगे क्योंकि एक रिदम बन जाता है ना, बच्चे रिदम बना लेते हैं कि ऊपर जाने पर घटता है तो नीचे जाने पर बढ़ेगा। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है चाहे ऊपर जाए और चाहे नीचे जाए, दोनों स्थितियों में घटता है। हो सकता है आगे पॉइंट दिया जाए लेकिन फिर से समझो। ये यहाँ नेक्स्ट दिया गया, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। अब कुछ लोग इसमें हो सकता है तर्क वितर्क कर दे कि ऐसा गलत है कि गुरुत्वीय त्वरण जो ऊपर जाने पर है वो घटता है तो नीचे जाने पर बढ़ना चाहिए। आप ध्यान से समझो, ये जो जी होता है, जब हम लोग ऊपर जाते हैं और पहुंच जाते हैं अंतरिक्ष पर, कहाँ पहुंच जाते हैं? अंतरिक्ष पर, तो जी का मान क्या हो जाता है? जीरो। अब ध्यान से समझो, जब हम लोग पृथ्वी तल में नीचे जाते हैं और पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए? पृथ्वी के केंद्र पर, तो वहां पर भी तो जीरो हो जाता है। अब आप खुद सोच के बताइए, ऊपर जाने पर अंतरिक्ष में जीरो हो जाता है, नीचे जाने पर केंद्र में जीरो हो जाता है, तो कोई भी चीज जीरो कब होगी? जब वो घटेगी। ठीक है ना, तो आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। और गुरुत्वीय त्वरण में जब नीचे जाओगे तब वो परिवर्तन क्या होता है? वो होता है आपका डेल्टा जी इक्वल जी एच बटे आर। उसमें देखो 2 जी एच बटे आर है जब ऊपर जाते हो, और नीचे जाने पे जी एच बटे आर। तो ये हो गया इसका फार्मूला। आई होप आप समझ गए होंगे। ध्यान से इसको पढ़ लो कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण घटता है और नीचे जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण घटता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला लिखा है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत बार आ चुका है। अब ये समझ लो, ये जो लेक्चर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य। यहीं पर पॉइंट और समझ लो। अंतरिक्ष में क्या होता है? अंतरिक्ष में भी जी जीरो होता है। जहां जहां पर जी जीरो होगा वहां वहां पर उसका भार भी जीरो होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है कंपटीशन में। ऐसे ही मौके का आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन होता है, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी तल पर 60 किलोग्राम है तो उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? ठीक, तो आप एक चीज इंपॉर्टेंट समझो क्या, कि जो चंद्रमा पर आपका जी होता है यानी जी डैश, वो हो जाता है जी बाई 6। यानी चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अब ध्यान से समझो, जो पृथ्वी तल पर आपका व्यक्ति था वो था 60 किलोग्राम भार का, और आपसे पूछा गया चंद्रमा पर क्या होगा, तो 60/6 कर दोगे, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 kg। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। अब देखो इसी में क्या क्या फिजिक्स ने थोड़ा ट्विस्ट करना चालू कर दिया। अब हमने इसमें एक वर्ड बोला था आपसे, भार। ध्यान से समझना बात को, क्या बोला था? भार। अब कभी कभार इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि एक व्यक्ति का 60 किलोग्राम द्रव्यमान है। ध्यान से समझो, 60 किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान है। और ये चंद्रमा पर व्यक्ति जाता है, कहाँ जाता है? चंद्रमा पर। ध्यान से समझना बात को, चंद्रमा पर जाता है। अब इसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें भी लोग जल्दबाजी में 60/6 करके 10 kg, और पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा जो कि आप गलत कर दोगे। ध्यान से समझो अब कंडीशन का। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे दोनों क्वेश्चन सेम है। देखो उसमें हमने वर्ड बोला था भार, क्या बोला था? भार। और इसमें हमने बोला है द्रव्यमान, क्या बोला है?
द्रव्यमान, अब समझना बात को। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। और जो आपका भार है, जो आपका भार है अकॉर्डिंग टू जी बदलता रहेगा। जैसे जैसे आपका अगर जी जीरो हो जाएगा तो भार, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या, डब्ल्यू बराबर एम जी, ये भार का फार्मूला है। और द्रव्यमान तो स्वयं एम होता है, मतलब मास। यानी द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का कहीं भी नहीं बदलता, चाहे आप चंद्रमा पर जाओ, चाहे आप अंतरिक्ष में जाओ, चाहे पृथ्वी तल पर जाओ, बदलेगा तो उसका भार बदलेगा। और द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। क्या बदलता है, भार। जब आपसे क्वेश्चन में कहा जाए, ध्यान से समझो, पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया और ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। क्या पूछे, जब आपसे कहे एक व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है, ध्यान से समझो, क्या बोले, भार यानी डब्लू 60 किलोग्राम है। अब ये व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तब इसका भार क्या होगा, तब तो 10, ठीक है। लेकिन अगर वो भार की जगह पर लिख दे द्रव्यमान की, एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तब उस व्यक्ति का चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए दोनों क्वेश्चन, और ऑप्शन भी लिख लीजिए साथ में। जब स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। अंतरिक्ष में जाओ, आप चंद्रमा पर जाओ, मंगल ग्रह पे जाओ, शुक्र ग्रह पर जाओ, कहीं भी जाओ, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। लेकिन आपका भार बदलता जाएगा। कैसे कैसे, जैसे जैसे आपका ये जी बदलता जाएगा। आई होप आप दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन लिख लो। जब भार दिया जाए तो जी के अनुसार चेंज होगा। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता। अब समस्या यहाँ पर होती है, दोनों का मात्रक होता है किलोग्राम। भार का भी मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का। इस वजह से यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है और कंफ्यूजन भी होता है। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला लिखा है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने में गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का लगभग 2 गुना होता है। तो वो तो पॉइंट आप ऊपर वाले से समझ गए होंगे। यहाँ से इधर लिखा है फार्मूला डेल्टा जी इक्वल टू जी एच बटे आर ई, और दूसरे में लिखा है डेल्टा जी इक्वल जी एच बटे आर ई। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 2 से किया गया है, तो यहीं से आप पॉइंट समझ जाओगे कि ये लगभग 2 गुना है, तभी तो 2 का मल्टीप्लाई किया गया। ठीक, तो ये वही पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट लिखा है गुरुत्वीय बल क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि। अरे यार वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सरल भी है। हमने क्या लिखाया था आपको, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, उसके पहले के लेक्चर में हमने ट्रिकें पढ़ाई हैं कि आप सदिश सदिश कैसे पहचानो। ठीक, जिन लोगों ने पढ़ा होगा ढंग से, अब समझ लो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, तीव्रता। हमने 7 वर्ड क्या लिखाए थे, वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता। तीव्रता आपको मिल गया। और ये भी बताया था कि ये गंगा जल के समान कार्य करते हैं, यानी जिसमें मिल जाएंगे वो भी सदिश और स्वयं तो सदिश होते, तो बड़ा आसान पॉइंट हो गया। और फार्मूला क्या होता है, वेक्टर आई इक्वल एफ ए बट्टे एम। ठीक, तथा इसकी दिशा सदैव पिंड की ओर अंदर की तरफ होती है। अगला पॉइंट देखिए, लिखा गुरुत्वीय विभव अदिश राशि। अब देखो जो हमने 7 पॉइंट लिखा है तो उसमें कहीं हमने विभव लिखाया नहीं लिखाया। वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, तीव्रता, विस्थापन, प्रवणता में कहीं आपको विभव मिल रहा है, नहीं मिला तो विभव अदिश हो जाएगा। बस हमने क्या कहा, वो 7 पॉइंट रट लीजिए, वो स्वयं सदिश, जिसके पीछे जुड़ जाए वो भी सदिश, कुछ अपवाद को छोड़कर। वो अपवाद जानने के लिए आप इसके पहले के लेक्चर देखिए, यानी लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9। ठीक, किसी न किसी में दिया गया है। फिर आगे लिखा है, यदि किसी स्थान पर 2 या 2 से अधिक गुरुत्वीय विभव हो तो परिणामी निकालने के लिए उनका बीजगणितीय योग करते हैं। यानी कोई एक स्थान पर 2 या 2 से अधिक विभव हो और उनका आपको परिणामी निकालना हो तो उनका बीजगणितीय योग करते हैं। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में भी रिवीजन कर सको। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो समझो अगला पॉइंट क्या है। अगला लिखा है, गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है क्योंकि आकर्षण बल द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। या यह भी कह सकते हैं किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय बल, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय बल क्षेत्र तक लाने में कार्य प्राप्त होता है। ठीक, आपने विभव का फार्मूला पढ़ा होगा कि किसी वस्तु को अनंत से किसी प्रॉपर बिंदु तक क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य ही विभव के बराबर होता है, v बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। 12th में आपने अच्छे से डेफिनेशन पढ़ी होगी। कोई वस्तु अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाई जाती तो उसके लाने में जो कार्य करना पड़ता है
वही उसके विभव के बराबर होगा। तो कह रहा है गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है। तो आपको यहीं से याद करना पड़ेगा, क्योंकि आकर्षण बल द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, या यह भी कह सकते हैं किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय बल क्षेत्र तक लाने में कार्य प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। अब देखो, गुरुत्वीय विभव भी ऋणात्मक, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, आप ये याद रखो स्थितिज ऊर्जा वैसे भी निगेटिव होती है। ठीक, कोई भी आपसे पॉइंट पूछ दे, जो स्थितिज ऊर्जा आपकी सदैव निगेटिव होती है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझ लो, स्थितिज ऊर्जा का जो अधिकतम मान होता है वो होता है शून्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसएससी के लिए, इसको समझो। कभी कभार पूछा जाता है स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान क्या होता है, ऑप्शन दिया जाएगा 1, अनंत, 0, इनमें से कोई नहीं, इस टाइप के। ठीक, तो ज्यादातर लोग अनंत कर देते या फिर 1 कर देते, या ध्यान से समझो आप, स्थितिज ऊर्जा आपकी सदैव निगेटिव होती है। कैसी होती है? निगेटिव। जब ये बहुत बढ़ेगी तब ये 0 तक पहुंच पाएगी, क्योंकि निगेटिव बढ़कर पहले 0 आता है, फिर 0 से आप पॉजिटिव की ओर चलते हैं। तो आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लिख लीजिए। स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम जो होता है वो शून्य होता है, बाकी स्थितिज ऊर्जा आपकी सदैव निगेटिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केपलर का प्रथम नियम क्या है? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जबकि सूर्य कक्षा के फोकस पर होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यह नियम किसने बताया? तो केपलर ने बताया। किस नियम में? अपने प्रथम नियम में। देखो, क्वेश्चन कैसा भी घुमा के दिया जाए, आपको कॉन्सेप्ट यदि पता है तो कभी गलत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि केपलर के प्रथम नियम में सूर्य ग्रह के चारों ओर किस कक्षा में घूमता है, यानी किस आकार में घूमता है? तो आप कहते हो वृत्ताकार में। कैसे घूमता है? दीर्घ वृत्ताकार, ध्यान रखना, इलिप्स। ठीक है ना, दीर्घ वृत्त किसको कहते हैं? इलिप्स को। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। दूसरा नियम है केपलर का सेकंड नियम, प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। दूसरे नियम में क्या बताया था उन्होंने? क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। तीसरा नियम बताया था प्रत्येक ग्रह की परिक्रमा काल का वर्ग उस सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये समझो, यानी परिक्रमण काल का वर्ग यानी टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके? औसत दूरी के तृतीय घात के, यानी आर का क्यूब। ठीक, कभी कभार आपको ऐसे ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन कभी थोड़ा चेंज कर देगा। अगर इस टी को उधर लेके जाए, यानी पावर जो है उधर लेके जाएं, तो आर की पावर हो जाएगा 3/2। ठीक, तो ऑप्शन ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, दोनों आप तैयार कर लीजिए। तो ये थे केपलर के 3 इंपॉर्टेंट नियम। पहला नियम फिर से समझ लो, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दूसरे में बताया था क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। तीसरे में बताया था टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। अगला पॉइंट देखिए, लिखा सभी वस्तुएं पृथ्वी तल पर एक ही त्वरण जी से गिरती हैं। बिल्कुल बात सही। चाहे आप कागज फेंको, चाहे आप पत्थर फेंको, चाहे आप पेन फेंको, चाहे आप किसी इंसान को फेंक दो, वो सब पृथ्वी तल पर जी के हिसाब से ही गिरेंगे। ये नहीं होगा कि आप जो हल्की वस्तु फेंकोगे तो उसमें जी कम लगेगा। ठीक, यानी कोई भी वस्तु आप पृथ्वी तल पर फेंको तो उसका त्वरण एक ही होगा। अगला पॉइंट, जड़त्वीय द्रव्यमान गुरुत्वीय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, आसान सा पॉइंट, जो जड़त्वीय द्रव्यमान होता है वो गुरुत्वीय द्रव्यमान के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, लिखा है बुध सूर्य के सबसे अधिक समीप होने के कारण सर्वोच्च ताप पर रहता है। ध्यान से समझो, यानी सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध। तो इस वजह से वो सर्वोच्च ताप पर रहता है, यानी उसका टेम्परेचर हाई होता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी की बहन अगर पूछ दिया जाए, वो भी शुक्र होता है। आप अलग से भी पॉइंट लिखते जाइए। पृथ्वी की बहन वो भी शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह वो भी शुक्र, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे गर्म यानी पास में रहने वाला बुध। अगला लिखा पृथ्वी का एक उपग्रह, पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह का मतलब जो उसके आसपास घूमना, यानी पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है? सब लोग जानते हो, चंद्रमा, यानी जिसको हम लोग मून कहते हैं, है ना। तो पृथ्वी का उपग्रह एक है, मंगल के 2, बृहस्पति के 63, तभी ये सबसे बड़ा माना गया। शनि के 31, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 13 उपग्रह। ठीक, तो इस हिसाब से आपको ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसएससी के लिए। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह, ये सब प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहे हैं। बृहस्पति के 63, ठीक है ना। उसके बाद में शनि के आपके हो गए 31, यूरेनस के हो गए 27 और नेपच्यून के हो गए 13। ये आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, और ये सब आपको याद करने पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपसे पूछ दिया जाए ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं, तो आपका जवाब आएगा बुध
और शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं। केपलर के द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित। अब ध्यान दो, अभी ऊपर हम लोगों ने केपलर के 3 नियम पढ़े। द्वितीय नियम में उन्होंने क्या बताया था कि जो उनकी क्षेत्रीय चाल है, ध्यान से समझो ये क्या लिखा है, क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। और इसी क्षेत्रीय चाल नियत रहने में उन्होंने एक पॉइंट और बताया, क्या, द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा केपलर का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आपका आंसर आएगा केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है, यानी कोई ग्रह जब सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग न्यूनतम, तथा जब वह सूर्य के समीप होता है तो उसका वेग अधिकतम होगा। ठीक है, ये तो साधारण सा पॉइंट है, आप समझ सकते हो कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के दूर होता है तो उसका वेग कैसा होता है, कम होता है, न्यूनतम होता है। और जब वह सूर्य के काफी समीप होता है तो उसका वेग अधिक होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग इसी तरीके अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते जाइए, और यकीन मानो आप इतना कंटेंट अच्छा से अच्छा लाने का प्रयास कर रहे हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे वन लाइनर में ही आपके, कि आपको एग्जाम में इससे बाहर लगभग मिलने वाला नहीं क्वेश्चन। बस आप तैयारी इसी तरीके करते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।